नमस्कार, मैं विकास गुप्ता, सिविल जज एडीआर सेंटर शिमला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा वह है जुडिशियल फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत। इस विषय पर प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के चैप्टर 4 तथा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स में किया गया है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो प्रावधान है वह सेक्शन 30 में है, जो कि ये कहता है कि पंचायत का कोई भी पंच जो कि खुद या फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार या फिर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई या बिजनेस पार्टनर किसी केस में पार्टी है या पर्सनली इंटरेस्टेड है तो वो उस केस में पार्ट नहीं ले सकता। अगर उपरोक्त कारण की वजह से पंचायत का कोरम नहीं बन पाता है तो इस विषय पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सब जज के पास केस भेज दिया जाएगा। सेक्शन 31 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है और ये कहता है कि क्रिमिनल केस में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस पंचायत की होगी जिस पंचायत के एरिया में वह ऑफेंस कमिट किया गया है। सिविल केस में उस पंचायत की जुरिस्डिक्शन होगी जिस पंचायत के एरिया में डिफेंडेंट या अगर एक से अधिक डिफेंडेंट्स हैं तो उनमें से कोई भी रहता है यानी रिजाइड करता है या फिर बिजनेस करता है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉज ऑफ एक्शन जिस जगह पर अराइज हुआ है उसका जुरिस्डिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 32 बात करता है ऐसे अपराधों की जिनका संज्ञान केवल ग्राम पंचायत ही ले सकती है। ऐसे अपराध एक्ट के शेड्यूल 3 में दिए गए हैं या फिर वो ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिन्हें गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर करती है, और ऐसे अपराधों का अटेम्प्ट और अबेटमेंट के अपराध भी ग्राम पंचायत ही संज्ञान लेगी। इसके अलावा ये भी प्रावधान है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में खर्चे के दावे में ग्राम पंचायत अधिक से अधिक 500 रुपये प्रति माह का ही खर्चा लगा सकती है। सेक्शन 34 बात करता है कि उपरोक्त बताए गए जो ऑफेंसेस हैं जिनका संज्ञान केवल ग्राम पंचायत ही ले सकती है, ऐसे ऑफेंसेस का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं ले सकता है। न्यायालय केवल इन अपराधों के बारे में केसेस को अपील में ही सुन सकते हैं। सेक्शन 33 पेनल्टीज की बात करता है और यह कहता है कि ग्राम पंचायत अधिक से अधिक 100 रुपये का जुर्माना लगा सकती है और इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास की सजा नहीं दे सकती। इसके अलावा सेक्शन 35 क्रिमिनल केस के ट्रांसफर की बात करते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस लंबित है और उन्हें ये लगता है कि वह केस ग्राम पंचायत द्वारा ट्राइबल है एज पर सेक्शन 32, तो वो किसी भी स्टेज पर उस केस को ग्राम पंचायत को ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसा केस रिसीव करने पर ग्राम पंचायत को शुरू से यानी डी नोवो ट्रायल उस केस में करनी पड़ेगी। ट्रांसफर से ही संबंधित एक और प्रावधान है सेक्शन 43 में। इसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई पार्टी चाहती है कि ग्राम पंचायत के समक्ष लंबित कोई केस किसी दूसरी ग्राम पंचायत को ट्रांसफर किया जाए तो वो इसके लिए एप्लीकेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में दायर कर सकते हैं, परंतु एप्लीकेशन दायर करने से पहले उन्हें कंसर्न्ड ग्राम पंचायत को अपनी एप्लीकेशन फाइल करने की इंटेंशन का नोटिस देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 36 कहता है कि अगर प्रिलिमिनरी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ग्राम पंचायत सेटिस्फाइड है कि कंप्लेंट फ्रिवलस, वेक्सेशियस या अनट्रू है तो वो उस कंप्लेंट को समरीली डिसमिस कर सकते हैं। सेक्शन 36 रिटर्न ऑफ कंप्लेंट की बात करता है, जिसमें कि ये प्रावधान है कि अगर ग्राम पंचायत को लगता है कि उस कंप्लेंट में उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती या फिर उसके वो सक्षम नहीं है एडिक्वेट पनिशमेंट देने के लिए या फिर केस बहुत कॉम्प्लेक्स या पेचीदा है और उसे कोर्ट द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, तो वो उस कंप्लेंट को रिटर्न कर सकते हैं इस एडवाइस के साथ कि उस कंप्लेंट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल किया जाए। इसके अलावा सेक्शन 38 बात करता है ऐसे व्यक्तियों की
जिनको कि ग्राम पंचायत ट्राई नहीं कर सकती है। इसमें मुख्य तौर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले किसी 3 वर्ष से अधिक इम्प्रिजनमेंट वाले अपराध में, या फिर चोरी के अपराध में, या फिर जुए के अपराध में प्रीवियसली कन्विक्टेड हों, या यानी कि उन्हें पहले दोषी करार दिया गया हो, या फिर जिन्हें सेक्शन 109 और 110 सीआरपीसी में अच्छे आचरण के लिए बाउंड डाउन किया गया हो, या फिर आरोप कोई किसी ऐसे अपराध का हो जो कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए कार्य के संदर्भ में हो। सेक्शन 39 बात करता है कि अगर इंक्वायरी के बाद पंचायत सेटिस्फाइड है कि कंप्लेंट फॉल्स, फ्रिवलस या वेक्सेशियस थी, तो वो कंप्लेनेंट को ये आदेश दे सकती है कि वह अक्यूज्ड को 200 रुपये तक का जुर्माना अदा करे। इसके अलावा सेक्शन 41 बात करता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की सिविल सूट्स में। इसमें सरल भाषा में अगर हम देखें तो ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत किसी भी ऐसे सिविल सूट को सुन सकती हैं जिनमें कि चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट हो और उसकी वैल्यू 2000 रुपये तक की हो। इसके अलावा कैटल ट्रेसपास के बारे में डैमेजेस का सूट भी वह सुन सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में सेक्शन 58 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज एफ एंड आई के तहत भी वह केस सुन सकते हैं। इसके विपरीत सेक्शन 44 बात करता है कि कौन से ऐसे सिविल सूट्स हैं जिनको ग्राम पंचायत नहीं सुन सकती। उसमें मोटे तौर पर ऐसे सूट्स आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स या पेचीदा माने जाते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, किसी वसीयत के तहत शेयर के बारे में, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई एक्ट किया गया हो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो उसके बारे में, या फिर किसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बारे में। आगे चलते हैं। सेक्शन 45 बात करता है एक ऐसे प्रोविजन की जो कि ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी से मिलता जुलता है, और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिविल सूट दायर करता है तो उसे अपना पूरा क्लेम उसमें दायर करना होगा। अगर वह व्यक्ति अपने क्लेम का कुछ पार्ट छोड़ देता है केवल उस सूट को ग्राम पंचायत की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए, तो बाद में वो उस छोड़े हुए क्लेम के लिए अलग से सूट दायर नहीं कर पाएगा। सेक्शन 46 बात करता है लिमिटेशन की, और कहता है कि शेड्यूल 4 में जो लिमिटेशन पीरियड्स दिए गए हैं उसके बाहर अगर कोई सूट दायर किया जाता है तो ग्राम पंचायत उसे डिसमिस कर देगी। सेक्शन 50 बात करता है रेस जुडिकाटा की, और यह कहता है कि अगर कोई सूट, प्रोसीडिंग या इशू किसी कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है या फिर कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर ग्राम पंचायत के समक्ष कोई सिविल सूट दायर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 51 बात करता है डबल जेपर्डी की, और वो कहता है कि अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस पेंडिंग है या फिर उसे ट्राई किया जा चुका है तो फिर उसके अगेंस्ट सेम ऑफेंस के लिए दोबारा केस नहीं किया जा सकता। सेक्शन 53 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस की, और कहता है कि केस इंस्टीट्यूट करने के लिए मौखिक या लिखित एप्लीकेशन प्रधान या प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान को दी जा सकती है, और उसमें HP कोर्ट फीस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट फीस नहीं लगेगी। सेक्शन 54 बात करता है कि अगर मौखिक तौर पर एप्लीकेशन आती है तो उसे प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में प्रधान या उप प्रधान लिखेंगे, और उसके बाद एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पंचेस का, और डेट फिक्स करेंगे जिस दिन उसकी फर्स्ट हियरिंग बेंच करेगा। और बेंच के पास क्या पावर्स हैं ये बात दी गई है सेक्शन 60 में, जो कि कहता है कि बेंच केस की सुनवाई के लिए एविडेंस ले सकता है, मौके पर जाकर लोकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है,
परंतु सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आदि के टेक्निकल रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा सेक्शन 55 कहता है कि अगर सुनवाई के दिन पार्टीज एब्सेंट हैं तो क्या होगा। अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है तो बेंच चाहे तो उस केस को डिसमिस कर सकती है, या फिर अगर कोई उसके पास कारण है डिसमिस ना करने का तो वो चाहे तो कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है तो बेंच चाहे तो डिफेंडेंट की अनुपस्थिति में केस की सुनवाई आगे बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 57 कहता है कि पंचायत के समक्ष कोई वकील पेश नहीं हो सकता। सेक्शन 58 कहता है कि पार्टी चाहे तो पंचायत की परमिशन से अपने ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू भी पंचायत के समक्ष पेश हो सकती है। सेक्शन 59 कहता है कि पंचायत पार्टीज के कॉम्प्रोमाइज के आधार पर भी ऑर्डर पास कर सकती है। सेक्शन 61 कहता है कि पंचायत के फैसले में अगर डिस्प्यूट है तो जो पंचेस की मेजॉरिटी है वो प्रिवेल करेगी। सेक्शन 62 बात करता है कि अगर पंचायत को लगता है इंक्वायरी के बाद कि जो केस फाइल किया गया है वो झूठा है, फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, तो वो उसको डिसमिस कर सकते हैं। सेक्शन 63 बात करता है कि जब कोई केस दायर होता है तो ऑपोजिट पार्टी को पंचायत समन कर सकती है उसे अपने समक्ष पेश करवाने के लिए। इसी तरह से सेक्शन 65 कहता है कि पंचायत के पास पावर है कि वो गवाहों को भी समन कर सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्स अपने सामने प्रोड्यूस कराने के लिए समन कर सकते हैं। सेक्शन 66 कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पंचायत ने समन किया है वह उसके समक्ष पेश नहीं होता है तो पंचायत एक कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कर सकती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 25 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि पंचायत किसी भी महिला को अपने समक्ष पेश होने के लिए कंपेल नहीं कर सकती, और अगर कोई डॉक्यूमेंट के लिए पंचायत ने समन इशू किया है और वो डॉक्यूमेंट पेश होता है तो प्रोसीजर ये रहेगा कि पंचायत उसकी एक कॉपी करवाएगा और उसे ओरिजिनल से कंपेयर करके उस पर एंडोर्समेंट करेंगे ट्रू कॉपी होने की, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश करने वाले को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 64 बात करता है कि अगर अक्यूज्ड पंचायत के समक्ष पेश ना हो तो पंचायत मैटर की रिपोर्ट बनाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज सकती है और इस रिपोर्ट के आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करेंगे। अगर अक्यूज्ड उस बेलेबल वारंट के आधार पर पेश नहीं होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि उसे कस्टडी में पंचायत के समक्ष पेश किया जाए। यदि अक्यूज्ड बेलेबल वारंट के आधार पर पेश हो जाता है तो फिर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि वो पंचायत के समक्ष एक निर्धारित तारीख को पेश हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 67 बात करता है अपील की, जिसमें कि ये कहा गया है कि पंचायत के फैसले के खिलाफ अपील सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू मैटर है तो कलेक्टर के पास 30 दिन के अंदर फाइल की जा सकती है। सेक्शन 68 कहता है कि पंचायत का फैसला फाइनल होगा, केवल अपील उसकी एक एक्सेप्शन है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज या कलेक्टर को लगता है कि अपील झूठी या फ्रिवलस है तो वो एपेलेंट को 50 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। सेक्शन 71 बात करता है एग्जीक्यूशन की, और वो ये कहता है कि पंचायत की डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन पंचायत करवा सकती है, जिसके लिए जो डिक्री होल्डर है वो पंचायत को एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस पर पंचायत दूसरी पार्टी को नोटिस देगी और जिसमें कि 30 दिन का समय दिया जाएगा
जो समय पंचायत चाहे तो 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, और उसके बावजूद अगर वह पार्टी डिक्री या ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करती है तो पंचायत उस मैटर को सिविल जज को भेज सकते हैं, जो उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। सेक्शन 72 बात करता है फाइन की रिकवरी की, और वो ये कहता है कि जब भी किसी फाइन को रिकवर करना हो तो पंचायत संबंधित व्यक्ति को नोटिस देगी और 30 दिन के समय में उस व्यक्ति को फाइन जमा करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पंचायत उस मैटर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगी, जो कि उसकी रिकवरी करवा सकते हैं। सेक्शन 73 कहता है कि जुडिशियल कैपेसिटी में किए गए फंक्शंस या कार्यों के लिए पंचायत को प्रोटेक्शन होगी, जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 की तर्ज पर होगी। सेक्शन 74 बात करता है पुलिस की ड्यूटी की, और कहता है कि पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि किसी पंचायत के एरिया में कोई भी अपराध होता है तो उसकी सूचना पंचायत को दे, तथा पंचायत के अपने जुडिशियल फंक्शंस के निर्वहन में उनकी असिस्टेंस करे। इसके अलावा सेक्शन 76 ये कहता है कि अगर पंचायत द्वारा किसी केस में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो वह सेक्शन 75 इंडियन पीनल कोड के लिए प्रीवियस कन्विक्शन नहीं मानी जाएगी। सरल भाषा में इसका मतलब है कि ऐसी प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पर किसी नए ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को एनहेंस्ड यानी अधिक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये थे पंचायत की जुडिशियल फंक्शंस और पावर्स के बारे में प्रावधान। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।